हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रसांकुर की संरचना और रसांकुर की संरचना के बाद हम बड़ी आंत की संरचना देखेंगे। बड़ी आंत, तो सबसे पहले रसांकुर की संरचना की बात करते हैं तो हमने देखा था कि जो छोटी आंत होती है उसमें सबसे पहले कीर्क रिंग का वलन आता है। कीर्क रिंग का वलन, इस कीर्क रिंग के वलन पर क्या होते हैं? विलाई, यानी कि रसांकुर होते हैं। रसांकुर होते हैं विलाई जिसे कहते हैं। और रसांकुर के ऊपर कौन पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर, इनको माइक्रो विलाई कहा जाता है। तो कीर्क रिंग के वलन के ऊपर रसांकुर और रसांकुर के ऊपर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो आज हम इस एक रसांकुर की संरचना या चित्र बनाएंगे। देखिए, ये मान लिया हमने एक रसांकुर है और रसांकुर के ऊपर हमें पता है क्या स्थित होंगे? सूक्ष्मांकुर। तो इन्हें कहते हैं हम सूक्ष्मांकुर। इनमें डेफिनेट बात है, इनमें केंद्रक होगा। तो ये ऐसी सेल्स पूरे इस रसांकुर पर पाई जाएंगी। हालांकि ये चित्र ऐसा नहीं है हमारी बुक में। हमारी बुक में इन सेल्स को सीधे ऐसे दर्शाया गया है। तो मैंने दोनों ही तरीके इसी एक चित्र में यूज कर लिए हैं और तुम चाहो तो केवल इस वाले चित्र को बना सकते हो। तो ये एक रसांकुर है। ये क्या है? ये एक रसांकुर है और इस रसांकुर के ऊपर कौन है? ये सूक्ष्मांकुर है। मतलब इसको तो विलाई कहेंगे, इस पूरी संरचना को। ये तो है हमारा विलाई और इनको कहते हैं माइक्रो विलाई। इतना क्लियर है दोस्तों? अब देखिए इसकी संरचना में और क्या क्या होता है। देखिए, अच्छा, इसका काम क्या है कि जब छोटी आंत में जो भोजन पचा हुआ होगा उसको अवशोषित करेंगी। भाई, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर, इन दोनों का काम क्या है? ये भोजन जो अब पचेगा उसको अवशोषित करने का कार्य करेंगे। तो इन सेल्स द्वारा भोजन आंत से कहाँ एंट्री करेगा? रसांकुर में। ये सारी सेल्स जो हैं वो भोजन को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो ये जो अवशोषित भोजन है ये कहाँ एंट्री करेगा? ये इस रुधिर वाहिनी में एंट्री करेगा। या इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने रेड कलर से जो बनाई है वो एक धमनी है। ये क्या है? ये एक धमनी है। क्या है ये? धमनी, आर्टरी। इस धमनी में O2 युक्त जल आएगा, सॉरी O2 युक्त ब्लड आएगा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ये जो धमनी है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, यानी कि ये ऑक्सीजन लेकर आ रही है। और यहाँ जो सेल्स हैं इन सब सेल्स को क्या कर देगा? ऑक्सीजन प्रदान कर देगा ये ब्लड। अब ऑक्सीजन देने के बाद ये, चलो इसको क्या करता है, इसमें जो ऑक्सीजन आ रही है वो इन सेल्स को O2 दे देगा, इस सेल को भी देगा, सारी सेल्स को O2 दे देगा। और इनसे क्या लेगा? इनसे ये लेता है CO2। क्या लेगा? CO2 लेगा। और जब ये धमनी छोटी छोटी केशिकाओं में चेंज हो जाती है तो केशिकाएं अब वापस किस में खुलती हैं? केशिकाएं अब वापस खुलती हैं किसमें? सिरा में। किस में खुलेंगी? सिरा में। तो इधर से गई धमनी और इधर से बन के आ रही है ये सिरा, वेन। ये क्या है? सिरा हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि धमनी आई, ऑक्सीजन युक्त ब्लड लाई और इधर आकर क्या चेंज, किस में चेंज हो जाती है? वो सिरा में। यानी कि इसमें कौन सा ब्लड ज्यादा, कौन सा किसकी मात्रा ज्यादा है? इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है, जैसे ये भोजन इसमें अवशोषित हो रहा है इन सूक्ष्मांकुरों के द्वारा, तो ये कहाँ प्रवेश कर जाएगा? इस ब्लड में एंट्री कर जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें अब मैं इसको हटा देता हूं। इसमें अब एक और संरचना पाई जाती है, नाम सुना होगा लसिका वाहिनी, जिसे लैक्टियल कहा जाता है। तो इसमें एक और ऐसी ही बारीक केशिका पाई जाती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। इसको मैंने क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है लसिका वाहिनी, जिसे लैक्टियल स्पेशल नाम दिया गया है, लैक्टियल, जिसे लैक्टियल कहा जाता है।
अब कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका पाचन सीधे ब्लड में होता है, और कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जिसका अवशोषण केवल कहाँ होगा, लैक्टियल में या लसिका वाहिनी में होगा। तो इसका अध्ययन हम पाचन की क्रिया में और अवशोषण में करेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या देखना है, केवल एक रसांकुर की संरचना देखनी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें धमनी होगी, इसमें शिरा होगी और एक लसिका वाहिनी होगी, और इस पूरी संरचना को कहते हैं रसांकुर। और रसांकुर के ऊपर कौन स्थित है, सूक्ष्मांकुर। तो ये कौन है, ये माइक्रोविलाई है। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। और अब हम बड़ी आंत पर चलते हैं। चलो, समझ में आया दोस्तों, इतना क्लियर है। रसांकुर की संरचना में कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, बड़ी आंत की। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। चलो देखिए भाई, आहार नाल का सबसे पहला पार्ट तो हमारा मुख था, और आहार नाल का सबसे अंतिम पार्ट है वो है बड़ी आंत। इस बड़ी आंत को, हालांकि इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है, लेकिन इसका व्यास अधिक होता है। व्यास अधिक और लंबाई कम। व्यास इसका अधिक होता है और इसकी लंबाई जो है वो कम है। व्यास अधिक होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, इसको बड़ी आंत कहा जाता है। और जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई ज्यादा होती है और व्यास कम होता है, तो उसको व्यास कम होने के कारण छोटी आंत कहते हैं। अब देखिए, इसके भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। इसके भी कितने पार्ट हैं, 3। जैसे छोटी आंत कहते हैं DJI, डेडिनम जेजुनम इलियम, वैसे ही इसके जो है पार्ट, 3 पार्ट है, वो है सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। इस कोलोन के भी 3 पार्ट हैं। निकल जा आराम से। इस कोलोन के भी कितने पार्ट हैं, इस कोलोन के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। 3 पार्ट है। कोलोन के भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। अब इन तीनों की लंबाई कितनी होती है वो देख लेते हैं हम। यहां लंबाई देख लेंगे इसकी। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये 3 पार्ट हैं किसके, बड़े आंत के। तो सीकम एक पाउचनुमा संरचना है जिसकी लंबाई केवल कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद कोलोन की लंबाई सबसे ज्यादा 130 सेंटीमीटर होती है, और रेक्टम की लंबाई केवल और केवल 20 सेंटीमीटर होती है। तो ये तो हो गई लंबाई वाली बात। अब एक एक पार्ट को हम डिटेल में लेते हैं। देखिए भाई, सीकम, अब मैं एक बार इसका चित्र बना देता हूं बड़ी आंत का। और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई, चलो थोड़ी छोटी कर देते हैं इसको। और ये थोड़ी बड़ी संरचना है नीचे वाली, इसी को हम सीकम कहते हैं। दोस्तों ये क्या है कि गांठदार संरचना होती है। कैसी संरचना है ये, गांठदार संरचना होती है। यहाँ तक दिखाई दे रही है, नहीं तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। बड़ी आंत जो है वो कैसी संरचना है, गांठदार संरचना होती है। गांठदार, या इसको कह सकते हैं कि इसकी आकृति किसके समान होती है, माला के समान दिखाई देती है। माला, मोती जैसी। अब दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो इसमें ऐसे 3 अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं जिन्हें टीनी कोलाई कहा जाता है। 3 अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं इसमें, जिनको किसमें, वो अभी आएगी बात आगे, इनको टीनी कोलाई कहा जाता है। ये बनाना जरूरी होता है बड़ी आंत में। चलो सीकम की बात करते हैं। तो सीकम केवल और केवल इस पार्ट को कहा जाता है। और यहां पर कौन आकर खुल रहा है, ये जो छोटी आंत आ रही है हमारी, जो छोटी आंत आ रही है, ये छोटी आंत शुद्रांत्र का पार्ट है। यानी कि 3 पार्ट थे इसके, डेडिनम, जेजुनम, इलियम।
तो ये इलियम वाला भाग आ रहा है। कौन सा भाग आ रहा है? छोटी आंत का इलियम। और ये है हमारा बड़ी आंत का पहला पार्ट जिसे हमने सीकम कहा। क्या कहा इसको? सीकम। अब यहां पर क्या पाया जाता है? एक कपाट पाया जाता है। यहां पर क्या पाया जाता है? एक कपाट। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, देखो, इलियोसीकल। क्या कहते हैं इसको? इस कपाट को इलियोसीकल कपाट। क्योंकि कहां पर है? इलियम और सीकम के मिलने के स्थान पर पाया जाता है, इसलिए इस कपाट को इलियोसीकल कपाट कहा जाता है। अब देखिए, ये एक संरचना पाई जाती है जो एक मानव में अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है, जिसको ऊपर लिख देता हूं इसका नाम। इसको क्या कहा जाता है? इसको कृमि रूपी परिशेषिका। इसको कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहा जाता है। किसको? कि जो सीकम है उस पर नीचे की ओर एक उंगली नुमा प्रवर्ध पाया जाता है, जिसको कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा, इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं। हालांकि ये हमारे शरीर में तो कम पाए जाते हैं, और जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, इनमें क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर अधिक जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। हालांकि पूरी आंत में पाए जाते हैं, बड़ी आंत में, लेकिन उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अपने में कम है। तो अब होता क्या है कि जो सीकम है वहाँ पर ये उंगली जैसी प्रवर्ध संरचना है, उसको हमने कृमि रूपी परिशेषिका कहा। तो ये उन शाकाहारी प्राणियों में सुविकसित होती है और उनका कार्य होता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई कार्य नहीं है। और जब कभी इसमें भोजन चला जाता है तो वो सड़ जाता है, और सड़ने के कारण यहाँ पर सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण हमें एक रोग हो जाता है, जैसे अपेंडिटाइटिस या फिर अपेंडिक्स कहते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों? सूजन आ जाती है इसमें। अब चलिए आगे। तो इतना सा पार्ट है जो 8 सेंटीमीटर लंबा है, इसे सीकम कहते हैं। अब सीकम के बाद यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कॉलोन, जो लगभग 130 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो देखिए कैसी आकृति इसकी? उल्टे यू के आकार की आकृति। कैसे है? उल्टा यू। कैसी आकृति इसकी? उल्टे यू के आकार की होती है। और इसके कितने पार्ट होंगे? इसके 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से? ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको आरोही भाग कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ऊपर की ओर चढ़ रहा है, आरोहण कर रहा है, तो इसको आरोही कॉलोन कहते हैं। उसके बाद ये अनुप्रस्थ है, तो दूसरा इसका पार्ट होगा वो अनुप्रस्थ होगा। और तीसरा नीचे की ओर आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, तो उसको कहते हैं अवरोही। इतना क्लियर है? तो 3 पार्ट हैं, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही। इसको आरोही, इसको अनुप्रस्थ, इसको अवरोही कॉलोन कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि इस कॉलोन वाले भाग में जल का, किसका? जल का, और जल में उपस्थित विटामिन आदि का अवशोषण होता है। हालांकि अवशोषण वाली बात अपन बाद में करेंगे, अवशोषण वाले टॉपिक में। तो इसमें जल, विटामिन आदि का अवशोषण होता है, किसमें? इस कॉलोन वाले भाग में। अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट आता है तीसरा, रेक्टम। इसका स्क्रीनशॉट हो गया? चलो अब रेक्टम, तो रेक्टम को मलाशय भी कहा जाता है। रेक्टम को मलाशय भी कहा जाता है। देखिए जहां पर भी आशय लग जाए, आशय, तो मतलब वहां पर कुछ ना कुछ चीज, कुछ ना कुछ पदार्थ भरा हुआ होगा। देखिए जैसे कि मलाशय कोई ले लो। सबसे पहले मलाशय, क्या भरा होगा इसमें? मल। क्या होगा इसमें? मल। दूसरा मूत्राशय, दूसरा क्या है? मूत्राशय। क्या भरा होगा? मूत्र भरा होगा, है ना। और कौन से आशय हैं? जैसे कि आमाशय। अब सर सोच रहे होंगे आप कि इसमें क्या भरा होगा? आम भरा होगा, है ना। ऐसा लग रहा है आमाशय, आम का आशय, लेकिन ये आम नहीं होगा। यहाँ पर आम एक भोजन पदार्थ है या भोज्य पदार्थ है, तो यहाँ पर भोजन भरा हुआ होगा। तो ये 3 ही आशय मेन है ना। मलाशय में मल, मूत्राशय में मूत्र, आमाशय में भोजन। ऐसा नहीं कि आम भर रहे हैं। चलो इतना सबको याद है क्या?
चलो मलाशय, देखिए बड़ी आंत का सबसे लास्ट भाग कौन सा है? बड़ी आंत का सबसे लास्ट भाग मलाशय या रेक्टम कहलाता है, और जो गुदा के द्वारा बाहर खुलता है। किसके द्वारा? गुदा के द्वारा बाहर खुलता है, यानी कि ये वाली संरचना है हमारा मलाशय। यहाँ दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल। ये कौन सी संरचना है? तो ये है मलाशय। और मलाशय में यहाँ सबसे नीचे कौन होगा? यहाँ पर होगी गुदा, जिसे एनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनस। यानी कि गुदा के द्वारा ये बाहर खुलता है, गुदा को एनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनस। तो ये तो हो गई हमारी बड़ी आंत की संरचना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें कंप्लीट, और इसके बाद हम चलते हैं इसकी औतिकी पर। 1 2 3 4 5 चलो। तो 8 सेंटीमीटर, उसके बाद कितने सेंटीमीटर? 130 सेंटीमीटर, और उसके बाद 20 सेंटीमीटर। अब देखिए औतिकी, हिस्टोलॉजी जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, औतिकी। इसके पास भी कितने स्तर होते हैं? वही 4, सिरोसा, पेशी स्तर, सिरोसा, पेशी स्तर। इसके बाद कौन सा आता है? सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर की ओर कौन आता है? म्यूकोसा। तो ये 4 स्तर इसके पास भी पाए जाते हैं, है ना? ठीक है। अब म्यूकोसा इसमें कुछ चीजों का स्त्रवण करती है। किस किस का? बाइकार्बोनेट युक्त श्लेष्मा का, बाइकार्बोनेट युक्त श्लेष्मा का, म्यूकस का। बाइकार्बोनेट शायद यही होता है, कंफर्म कर लेना एक बार, केमिस्ट्री तुम जानती हो। अच्छा, बाइकार्बोनेट युक्त श्लेष्मा का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? म्यूकोसा के द्वारा किया जाता है। इतना क्लियर है? अब देखिए इसकी कुछ इंपोर्टेंट विशेषताएं इस भाग में, जो हमारा बड़ी आंत है हमारी, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि इसमें जो रसांकुर थे छोटी आंत में, वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। रसांकुर केवल कहाँ पाए जाएंगे? रसांकुर केवल छोटी आंत में पाए जाते हैं। हमने कुछ बातें की थी, जैसे लीवर कुहन की दरार कहाँ होगी? स्पेशली ड्यूोडेनम में। हालांकि जेजुनम और इलियम में भी होगी, लेकिन कम। सबसे ज्यादा लीवर कुहन की दरार कहाँ होगी? ड्यूोडेनम वाले पार्ट में। अब सबसे ज्यादा वहां है, तो ब्रूनर की ग्रंथियां भी कहाँ ज्यादा होंगी? ड्यूोडेनम वाले भाग में। और सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया भी ड्यूोडेनम वाले भाग में ही होती है। तो इसमें रसांकुर नहीं होंगे, और इसकी उपकला से कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। ये केवल अवशोषण का काम करेगी, इसके द्वारा कोई भी पाचक एंजाइम नहीं निकलेगा। रसांकुर भी नहीं है, पाचक एंजाइम भी इसके द्वारा नहीं निकलते हैं। और इसमें कुछ सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे? कुछ सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जो थोड़े बहुत सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। अब आप समझेंगे कि सर सेल्यूलोज को क्यों पचाएंगे हम? कि चारा खाते हैं? नहीं भाई, पालक है, मेथी है ना, धनिया है, ये सब चीज़ें खाते हैं हम, पत्ता प्याज है, इन सब की सब्जी खाते हैं, तो उनमें सेल्यूलोज तो होगा। तो इतना थोड़ा बहुत सेल्यूलोज को पचाने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद क्या था? एक टीनिकोलाई, जो हमने नाम लिखा था, कि इसमें बड़ी आंत में जो अनुप्रस्थ धागेनुमा 3 संरचनाएं पाई जाती हैं, या 3 धागे पाए जाते हैं अनुप्रस्थ रूप से फैले हुए, उनको टीनिकोलाई कहा जाता है। उनको टीनिकोलाई या होस्ट्रा, टीनिकोलाई या होस्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होस्ट्रा कहा जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों? तो अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट चलते हैं, गुदा, एनस। तो हमने क्या कहा था कि जो मलाशय है वो गुदा द्वारा बाहर खुलता है। तो गुदा क्या है भाई? तो ये तो मलाशय का द्वार है। गुदा क्या है? मलाशय का द्वार, जिसके द्वारा मल को शरीर से बाहर त्यागा जाता है। अब इसके चारों ओर क्या होता है? गुदा के चारों 2 अवरोधिनी पाई जाती हैं। कितनी अवरोधिनी पाई जाती है? यहाँ दिख रहा है, हाँ, 2 अवरोधिनी पाई जाती हैं। पहली तो आंतरिक अवरोधिनी होगी, जो अंदर की ओर होगी। आंतरिक अवरोधिनी जो कैसी पेशियों से? चिकनी पेशियों से बनी होगी, चिकनी पेशियों से बनी होगी। और दूसरा होगा इसमें बाहरी अवरोधनी या बाह्य अवरोधनी, बाह्य अवरोधनी जो अरेखित पेशी से बनी होगी। इतना क्लियर है दोस्तों?
आज का लेक्चर थोड़ा सा ही है, 20 मिनट का है लगभग। तो इसमें हमने क्या देखा, वो पिछले लेक्चर में क्या था, वो थोड़ा काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा, उसके बाद कल नहीं बनाया था, आज वीडियो बनाया। तो ये हमने इसमें एक रसांकुर की संरचना को देखा और बड़ी आंत की संरचना को देखा। तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और इस लेक्चर तक हमने अभी तक कंप्लीट पाचन तंत्र की जो आहार नाल थी उन सब की संरचना को देख लिया है। ठीक है, अब संरचना हो चुकी है। अब हम इसके बाद अगले लेक्चर में किसकी बात करेंगे, जो पाचक की ग्रंथियां हैं जैसे कि लार, अग्नाशय और लीवर, इन तीनों पाचक ग्रंथियों की बात एक ही लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और इसी प्रकार घर पे रहकर पढ़ाई करते रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, नुकसान नहीं होना चाहिए पढ़ाई का, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ताकि तुम्हें भी फ़ायदा मिलता रहे और दूसरे बच्चे जो घर में अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनकी ऑफलाइन क्लासेस वैसे तो सबकी बंद है, तो उनको भी ये वीडियो या हमारा चैनल पहुंचना चाहिए। इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। और हमारे सब्सक्राइबर अभी शायद 75 के आसपास हैं, तो कम हैं, इनको बढ़ाना ज़रूरी है, मुझे भी और तुम्हें भी। तो मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ सारा काम, शेयर करते रहो। हमारा काम है आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराना, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे स्प्रेड कर दें भाई हमारे चैनल को। तो ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। जय श्री राम, भारत माता की जय।